नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन की उस छोटी मगर धमाकेदार इकाई पर जिसे हम सेल अर्थात कोशिका कहते हैं, जिसकी सहायता से ये पूरा हमारा शरीर बना होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ धमाकेदार तथ्यों पे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। यह इतनी बड़ी संख्या है कि अगर हम हर कोशिका को एक सेकंड में गिने तो हमें 1 मिलियन साल लग जाएंगे। वहीं पे दूसरे तथ्य पे बात करें तो हर मिनट हमारे शरीर में लगभग 250 मिलियन कोशिकाएं मर जाती हैं और इतनी ही नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक हम रोचक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ब्लू व्हेल का दिल, मानव मस्तिष्क की कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा या बरगद के पेड़ की कोशिका। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका अर्थात सेल क्या होती है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि बात किया जाए कोशिका की यानी सेल, जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं, ये जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा आसान शब्दों में यदि हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि हमारा घर होता है और हमारे घर जो है छोटी छोटी ईंटों की सहायता से बना होता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है इन कोशिकाओं की सहायता से मिलकर बना होता है। यदि यहाँ पे हम सेल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बात करें, जैसे कि ये हमारे जीवन की बेसिक यूनिट होती है। बेसिक का मतलब होता है इन्हीं की सहायता से हमारा पूरा शरीर बना होता है और इन्हीं की सहायता से हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी कोशिकाओं की सहायता से ही होते हैं। और बात किया तो हर सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है और ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस कर सकती हैं अर्थात नहीं बन सकती हैं, ये मेटाबॉलिज्म करती हैं और या इन्वायरमेंट के साथ में रिस्पॉन्ड करती हैं। आइए एक शरीर से अद्भुत यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि पुरुषों की बात किया जाए तो पुरुषों के अंदर लगभग 36 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। ये ट्रिलियन कोशिकाओं का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा। वहीं पे अगर बात करें महिलाओं के अंदर थोड़ी सी कम कोशिकाएं होती हैं जो कि लगभग 28 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अगर बात करें 10 साल के बच्चे के अंदर तो यहाँ पे लगभग ये केवल 17 ट्रिलियन कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। तो सबसे यहाँ पे अगर हम एक रोचक तथ्य की बात करें तो आपके शरीर में सिर्फ इंसानी सेल का मेला नहीं है, अर्थात आपके शरीर में केवल इंसानी सेल ही नहीं पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पे लगभग 38 ट्रिलियन की बैक्टीरिया जो सेल होती हैं वो भी पाई जाती हैं, अर्थात जो आपके साथ दोस्ताना अंदाजा में रहती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई और कोशिका की खोज करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना महत्व दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कि एक पहली सेल का इन्होंने खोज किया और इन्होंने नाम दिया था और इन्होंने देखा कि 1665 में और इन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया में इसको लिख भी डाला। और इन्होंने किया क्या था कि एक इन्होंने कार्क के पतले स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते जैसी बहुत सारी संरचनाएं उनको दिखाई दे रही थी और इन संरचनाओं के नाम पे उन्होंने देखा कि मठ के जैसे कि छोटे छोटे कमरे होते वैसे ये यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं, तो इन्हें इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा और अगर बात करते हैं अन्य जो है प्रमुख वैज्ञानिक, जैसे कि कोशिका की खोज के लिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कि कार्क से खोज किया था, वहीं पे 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने जो पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी जो कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के नाम से जानी जाती हैं। फिर इसके बाद 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका नाभिक की खोज की। वहीं पे 1838 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित कर दिया। फिर यहाँ पे 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने जो है ओमनी सेलुला और सेलुला सभी कोशिकाओं से मौजूद कोशिकाओं में आती हैं।
तो अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 ही प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला होता है कि सभी जो है जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल से ही वो बने होते हैं, और हर एक सेल जो होता है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, अर्थात तो इनकी सहायता से सभी जीवित वस्तु या जीवित पेड़ पौधे रहते हैं, और सभी सेल में पहले से एग्जिस्टिंग सेल आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, जैसे कि किसने सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी, यहाँ पे ऑप्शन है इसके रॉबर्ट हुक ने, एंटोन वैन ल्यूवेनिक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रुडोल्फ ने। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, और इनके क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। यदि बात किया जाए कोशिकाओं की तो संरचना के आधार पे कोशिकाओं को हम बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात जब न्यूक्लियस सेल के अंदर नहीं पाया जाता था तो उस प्रकार की जो कोशिकाएं थी उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, अर्थात नाभिक से पहले वाली अर्थात न्यूक्लियस से पहले वाली सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे केंद्रक होता, तो केंद्रक जिसमें नहीं पाया जाता था उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर इनके कुछ यहाँ पे बात करें तो इनका साइज जो होता है वो लगभग 0.2 से लेके 2.0 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता था। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था और ये मेम्ब्रेन बाउंड में ऑर्गेनेल्स नहीं थे, और इनके अंदर ना ही कोई पेडियोग्लाइंस थे, और ये जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि बैक्टीरिया हो जाता है, आर्चिया हो जाता है। और इनकी अगर एज की बात किया तो ये लगभग 3.5 बिलियन ईयर अर्थात पृथ्वी पर बहुत सबसे पुरानी कोशिकाएं हैं। अब यहीं पे दूसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है सही, कैरियन का मतलब केंद्रक, अर्थात जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता था अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता था उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अगर इनके कुछ साइज की बात करें जैसे कि ये 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर इनका होता था, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी, और लीनियर इनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते थे, और प्लांट जैसे कि एनिमल, फंगी, प्रोटिस्ट इनके अंदर देखने को पाई जाती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हमारी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इनके बीच में क्या कंपैरिजन को हम समझ सकते हैं। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल जो कि मान लो कि एक अगर मार्बल के बराबर है, तो यूकैरियोटिक सेल जो होंगी वो एक बास्केटबॉल के बराबर होती हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सेल आई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या फंगल सेल? आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करके लिखना होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोशिका की कैसे संरचना होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों पे यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अर्थात तो कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कोशिका की संरचना के लिए। यदि बात किया जाए सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, एक पतली परत होती है जो कोशिका के अंदरूनी भागों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह झिल्ली सेमी पारगम्य होती है, यानी यहाँ कुछ पदार्थों को अंदर जाने और बाहर निकलने की अनुमति देती है। अर्थात इस प्रकार की कुछ झिल्लियां होती हैं जो कुछ पदार्थों को अंदर उनमें से निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इन्हें हम अर्धपारगम या सेमी पारगम झिल्ली कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी कोशिका झिल्ली होती है। अगर इसकी कुछ विशेषताओं में बात समझें, जैसे कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः जो है लिपिड द्विपरत अर्थात बाइलेयर से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अणु भी शामिल होते हैं। अगर बात करें इसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये सबसे पहले हमें संरक्षण प्राप्त करती है अर्थात प्रदान करती है। संरक्षण का मतलब कि कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षा रखती है और उसके आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखती है। वहीं पे बात करें तो ये हमारे आवागमन का नियंत्रण करती है, अर्थात तो यह झिल्ली आयन और अणु को अन्य पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।
और ये संकेत संप्रेषण में भी काफ़ी या संकेत प्रेषण में भी सहायता प्रदान करती है। अर्थात कोशिका झिल्ली पर मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो बाहरी संकेतों को पहचान कर कोशिका के अंदर संकेत भेजते हैं। उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें तो यह समझ लो कि यह एक कोशिका झिल्ली कैसे कार्य करती है, इसे एक सुरक्षात्मक द्वार के रूप में सोचें जो केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देता है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे होते हैं वो कुछ लोगों को ही अंदर जाने देते हैं या बाहर आने देते, सभी लोगों को आने जाने नहीं देते हैं। अर्थात जिनको परमिशन होती है या जो परमिशन प्राप्त लोग होते हैं उन्हीं को अंदर जाने देती है और बाहर आने देते हैं। इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली भी कार्य करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मा अर्थात कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और ये हमारी कोशिका के लिए क्या सहायता प्रदान करता है और ये क्यों इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें यहाँ पे हम कोशिका द्रव्य की तो कोशिका द्रव्य एक जेल जैसी संरचना होती है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित होता है और इसमें कोशिका के विभिन्न अंगक जो होते हैं ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया गालजिकाएं तैरती रहती हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य जो होता है वो पानी से बना होता है, लवण और प्रोटीन का मिश्रण होता है। अगर इसके कार्य की बात किया जाए तो कोशिका के अंगकों को स्थिरता और समर्थन प्रदान करता है। कोशिका के अंदर विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का संचालन रहता है। अंगों का अगर आवास की बात करें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी जैसे अंग पाए जाते हैं। यह कोशिका के समग्र कार्य करने और जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अर्थात कोशिका द्रव्य कोशिका की जीवंतता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह कोशिका के अंदर होने वाली अधिकांश गतिविधियों का केंद्र होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं सेल के अंदर और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। यदि बात करें जेनेटिक मटेरियल्स की तो किसी जीव के आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने वाला पदार्थ है। यह वह जानकारी जो जीव के विकास, कार्य और प्रजनन को नियंत्रित करती है। अगर इसकी मुख्य बात करें तो यहाँ पे जैसे कि डीएनए जिसको हम डीऑक्सी एसिड कहते हैं, ये अधिकांश जीवों में डीएनए मुख्य जेनेटिक मटेरियल होता है। यह द्विसूत्रक संरचना में संगठित होता है और आनुवंशिकी कोड को धारण करता है। आरएनए की बात करें तो कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यह एकल सूत्रक संरचना में होता है और कुछ विशेष कार्यों के लिए जानकारी को स्थानांतरित करता है। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक परिवार में माता पिता की आँखों का रंग भूरा है और उनके बच्चा भी आँखों वाला है, अर्थात उनके बच्चों की आंखें भी क्या है भूरी हैं। यह जो प्रदर्शित करता है कि माता पिता की आंखें भूरी थी तो बच्चे की भी आंखें भूरी हो गई, अर्थात तो आनुवंशिकी जानकारी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई जो कि माता पिता से बच्चे में डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित हुई है। इस प्रकार डीएनए वह कोड है जो यह निर्धारित करता है कि बच्चों की आंखों का रंग क्या हो सकता है। और भी काफ़ी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स के कार्य होते हैं जैसे कि जेनेटिक मटेरियल के अध्ययन से हमें ये भी समझ में आता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे कि अगर घर में किसी को पोलियो है तो हो सकता है आपको भी पोलियो हो, अर्थात तो जो भी घर में होते हैं उसी से रिलेटेड बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो जेनेटिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल से अध्ययन करके काफ़ी जानकारी निकाली जा सकती है कि आप किसके घर से रिलेटेड करते हैं, आपके परिवार वाले कौन से हैं। और आपने डीएनए देखा भी होगा कि डीएनए की सहायता से हर एक जानकारी को निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि राइबोसोम क्या होता है, इसका कोशिका के अंदर क्या महत्व होता है और ये क्या कार्य करता है। तो राइबोसोम कोशिका के सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन विभिन्न जैविक कार्यों के लिए आवश्यक होती है। अगर बात करें राइबोसोम की संरचना की तो राइबोसोम में एक बड़ी और एक छोटी उप इकाइयाँ होती हैं, अर्थात इसके अंदर दो इकाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे बात करें तो आरएनए और प्रोटीन, आर जो होता है यहाँ पे आरएनए प्रोटीन, ये उप इकाइयाँ राइबोसोमल आरएनए
और प्रोटीन से बनी होती हैं। अगर इनके कार्य की बात करें तो एमआरएनए की पहचान जो होती है वो राइबोसोम सबसे पहले मैसेंजर एमआरएनए को पहचानता है जो डीएनए से अनुवादित होता है, फिर एमिनो एसिड को जोड़ता है जिसे हम टीआरएनए कहते हैं, एमिनो एसिड को लाता है और इसे प्रोटीन संश्लेषण में जोड़ता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम एमआरएनए के अनुक्रम को पढ़ता है और उसके अनुसार एमिनो एसिड को जोड़ता जाता है जिससे प्रोटीन बनता है। इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि मान लो यदि हम राइबोसोम की भूमिका को समझना चाहें तो इसे कारखाने की तरह सोच सकते हैं। जैसे एक कारखाना कच्चे माल को उत्पाद में बदलता है, वैसे ही राइबोसोम एमआरएनए के निर्देशों के अनुसार एमिनो एसिड को प्रोटीन में बदलता है। इस प्रकार राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन उत्पादन के लिए एक आवश्यक घटक है और इसके बिना कोशिका आवश्यक प्रोटीन नहीं बना सकती। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो पौधों के अंदर कोशिकाएं होती हैं अर्थात पादप जो कोशिकाएं होती हैं और जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या कोशिकाओं में दोनों चीज़ सेम पाई जाती हैं या कुछ पेड़ों के अंदर ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं कोशिकाओं में, कुछ या मानव के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पौधों और पशुओं की कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं, अर्थात ये तो मूलभूत होती हैं लेकिन उनमें कई महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर की अगर बात करें तो सबसे पहला अंतर होता है कोशिका भित्ति, अर्थात तो पौधों की कोशिकाएं इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को संरचना और समर्थन प्रदान करती है। पशुओं की कोशिकाओं की अगर बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इनकी बाहरी परत केवल एक कोशिका झिल्ली से बनी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में मदद करते हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं सूर्य से के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। वहीं पे बात करें पशुओं के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी पशु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा जो कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इन कोशिकाओं में पाए जाने के कारण जो कोशिकाओं के बीच में संचार की अनुमति देती हैं लेकिन ये पशुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। वहीं पे बात करते हैं लवक की, तो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि एक बड़ा केंद्रीय लवक होता है जो कोशिका के भीतर जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। लेकिन वहीं पे पशुओं की कोशिकाओं में बात करें तो इनमें छोटे और कई लवक होते हैं लेकिन वे पौधों की कोशिकाओं की तरह से प्रमुख कार्य नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आकार और संरचना की, तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं आमतौर पर आयताकार या वर्गाकार होती हैं लेकिन पशुओं की कोशिकाओं की बात करें तो आकार में अनियमित होती हैं और अधिक लचीली होती हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हमने पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के बीच के प्रमुख अंतर को स्पष्ट किया। यह जानकारी इन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना और कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे तो हम डिटेल से समझेंगे कि कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, इन सभी के क्या कार्य होते हैं और ये कोशिका के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं, इन सभी चीज़ों पर डिटेल से हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।